Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver you the lecture number 11, which is a continuation of our lecture number 10 and lecture number 9. In this chapter we are studying about a worksheet, how the transaction starts and how we are making a complete financial statements from adjusted trial balance to finally our income statement and balance sheet. In our previous lecture, we studied about unadjusted trial balance because it started from the general posting of ledgers to unadjusted trial balance, as we have already seen. Then we made some adjustments. These adjustments we identified or we were explained. आपकी दोनों तरह से हो सकती है, आपको बताया जा सकता है या आपको नहीं बताया जाता तो आप खुद उसको आइडेंटिफाई करते हैं. और we have seen that there could be two possibilities. One is a deferral, the other is accrual. आपके पास या तो जर्नल एंट्री मौजूद है या आपके पास वो आइटम मौजूद है एंड वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स, और दूसरी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं, इसमें आपने कोई जर्नल एंट्री पहले पास नहीं की, कोई आपने लेजर नहीं बनाया, तो फिर आप नए सिरे से उसमें एक अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वो आपके अक्रूवल्स में आ जाते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स डेफरल्स. अब इसमें आपकी कई और क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं. एंड वी हैड आल्सो एक्रूवल्स. इसमें भी आपकी मजीद कुछ और क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं. बट द इशू इज दैट वी शुड नो द नेचर ऑफ आवर अकाउंट, वेदर इट गोज टू द डेफरल्स और इट गोज टू द अक्रूवल्स. और उन जनरल एंट्रीज के हम लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं कि एग्जाम्पल्स क्या थी उनकी. देन वी मेड एडजस्टमेंट ऑन द एडजस्टेड कॉलम या एडजस्टमेंट कॉलम, जो आपका तीसरा कॉलम बनता है. सो फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन वी मेड एडजस्टमेंट्स एंड देन फाइनली वी रीच अप टू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. पूरी की पूरी एक शीट थी, उस शीट के ऊपर हमने काम किया और वहीं से हमने ये भी देखा कि इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, so we can easily identify that issue and we can easily make its correction. हमारे साथ एज सच कोई वहां पर को वापस पेजेस में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमने वहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया, एक पूरी की पूरी शीट. अब इसको हम एज ए एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं. वो एनालिसिस आपका क्या है, आप सिंपली देख रहे होते हैं कि हमारे ये अकाउंट्स है, इनको हम चेक करें, ये अकाउंट्स यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पे कोई इशू है तो हमने इसको सॉर्ट आउट करना है. ये सारी चीजें आप चेक कर रहे होते हैं और एक पेज के ऊपर होता है, क्योंकि आप इसमें एक क्विकली ओवरव्यू करके सारे का सारा डाटा एनालाइज कर सकते हैं. आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ, कौन कौन से आइटम्स इसमें इंक्रीज हुए, सारे बता रहे होते हैं. लेकिन अकाउंट्स आपके क्योंकि सेपरेट बने होते हैं तो वहां पे आपके लिए एक ईजी लुक डिफिकल्ट होती है. लेकिन यहाँ पे आपके लिए हर चीज़ एक पेज पे मौजूद है, एक शीट पे मौजूद है. वो शीट आपकी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि एक अकाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा वहाँ पे पड़ा हुआ, हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में. देन वी स्टार्टेड अवर वर्क फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. आपके पास ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था दैट केम फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस. आपने सारे के सारे यहाँ पे बैलेंसेस लेकर आए और उनका टोटल किया. ये आपके पास ऑलरेडी टोटल मौजूद है. फिर उसके बाद हमने इसमें एडजस्टमेंट की. आपके पास जो रेलेवेंसी बनती थी अकाउंट्स की आपने वो की, जो रेलेवेंसी नहीं बनती थी आपने उनको वहां से
अलग एक अकाउंट में मेंशन कर दिया। आपकी जितनी भी रेलेवेंसी थी वो सारी की सारी यहाँ से रिलेटेड बनती थी, उसको आप यहाँ पे मेंशन करते रहें। बाकी जो आपके अकाउंट्स ऑलरेडी मौजूद नहीं थे वो आपने यहाँ पे सेपरेट मेंशन कर दिए। जितनी भी डिटेल्स थी, आपके पास 3 आइटम थे, 4 आइटम्स थे, या आपके पास 10 आइटम थे, वो सारी सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन कर दी और एक्स्ट्रा उसको लिखते गए। क्योंकि आपके पास शीट में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई नया आइटम आता है तो आपके पास अक्रूवल्स हैं तो आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हैं। देन वी केम अप विद द एडजस्टमेंट्स। आपने नेक्स्ट हर जनरल एंट्री के एडजस्टमेंट की। आपके पास कोई अकाउंट मौजूद है तो आपने उसके सामने लिख दिया, जो अकाउंट आपके पास मौजूद नहीं था उसकी डिटेल आप नीचे ले गए। अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है ये सारे के सारे अकाउंट्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस पेएबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दीज वर दोज अकाउंट्स विच वर नॉट एग्जिस्टेड इन आवर प्रीवियस एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसमें मौजूद नहीं थे तो देन वी ब्रॉट अप अंडर दीज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी मौजूद थे उनके सामने आप ये सारे के सारे उनकी वैल्यूज लिखते रहे। अब इसकी एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद है। वी हैड अकाउंट रिसीवेबल 2220, इंक्रीज इसमें 500 का और आया, तो आपके पास ये टोटल अमाउंट दोनों डेबिट है तो आपने इनका टोटल करके लिख दिया। उसके बाद कोई क्रेडिट में था तो आपने उसको क्रेडिट में लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास दिस अमाउंट इज योर क्रेडिट 1240 बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड योर सप्लाईज। तो डेबिट में आपके पास सप्लाईज मौजूद है, क्रेडिट में आपके पास ये अमाउंट आ गई। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे आपके पास 2065 ये अमाउंट आपने लिख दी बिकॉज देयर वाज नो एडजस्टमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग दीज एडजस्टमेंट्स, बट वी हैड एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट रिसीवेबल, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। This is a debit and this is again a debit, so we are adding up both debit into debit side, so this would be 2720 because debit is added in debit, credit is added in credit। और अगर दोनों डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो फिर उसमें से उसको माइनस किया जाता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको कि when you have a two different accounts, one is debit the other is credit, तो both would be deducted from each other। अब जो बड़ा अकाउंट होगा, जो नॉर्मल अकाउंट है, उसमें से दूसरा अकाउंट माइनस किया जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2000 अमाउंट मौजूद है और यहाँ पर आपके पास 1240। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 760। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था इसको। देन हियर अगेन यू हैव अ डेबिट ऑफ 2400 एंड अ क्रेडिट ऑफ 100, तो remaining amount is 2300. There is no change in land, so it would be 20,000. Again इसकी दो ट्रीटमेंट्स हमने देखी थी। आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी। अब या तो आप इसको एज इट इज लिख दें या इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अब हमने दोनों मेथड्स देखे थे, वन यू आर डिडक्टिंग दैट अमाउंट, द अदर इज यू आर नॉट डिडक्टिंग अमाउंट एंड यू आर पुटिंग ए सेपरेट अमाउंट इन द क्रेडिट साइड। हम उसको इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो उस बैलेंस शीट में आपने उसको डिडक्ट करके लिखना है सो दैट वी कुड रीच ऑन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड वी शुड हैव अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपके पास आएगी कि ये आपकी अब बुक वैल्यू मौजूद है, उसके ऊपर आप काम, ये आप नेक्स्ट फर्दर आपने इसके ऊपर काम करना है। If any stakeholder who wants to check the book value of any your fixed asset, so I repeat fixed asset, now we have to go on property, plant and equipment. So he or she could reach that this is a book value of their property, plant and equipment. So there is that amount 1800 इसको हम as it is लिख रहे हैं because we will put accumulated depreciation on the credit side. अब डेबिट क्रेडिट उसको माइनस करके रिजल्ट तो सेम ले आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम उसको सेपरेट रख रहे हैं क्योंकि हमने जो सेकंड मेथड है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि जिसमें आप उसको डिडक्ट नहीं करते। हाँ, आपके टोटल जो आपके अमाउंट ट्रायल बैलेंस की होगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, वो आपकी डिफरेंट होगी क्योंकि उसमें 50 की अमाउंट शामिल नहीं होगी। सो दोनों में से आप 50 अमाउंट माइनस कर रहे हैं तो आपके पास वो लेस 50 अमाउंट निकलेगी। देन नो चेंज इन द अकाउंट्स पेएबल,
Whereas now there is a change in your unearned rent. Unearned rent was your liability, whereas after the completion of 1 month you have earned 120 rupees. एक महीने का आपने अर्न कर लिया, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 240 लाइबिलिटी साइड पे बच जाएगी. एक डेबिट हुआ, दूसरा क्रेडिट हुआ, तो आपके पास यहाँ पर जो बड़ी अमाउंट थी जिसकी, वो आपने यहाँ पे लिख दी है. देन 25,000 your capital, no change. 4,000 your drawings, and then there is also a change, both are credit. Credit would be added in the credit, so the total amount would be your 16,840. Then wages expenses, both are debit side. One, we had already wages expenses of 4,275, and still we had also an accrual of 250. आपका एक्सपेंस इनकर हो चुका था, लेकिन आपने उसको अभी अपने रिकॉर्ड में नहीं लेके आए थे. अब आप एडजस्टिंग एंट्री में उसको रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं, तो आप उसको ऐड करेंगे. आपके पास ये अमाउंट आएगी 4,525. आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी. अब आपने दोनों डेबिट को ऐड कर दिया हुआ है. देन नो चेंज in the rent expense, that is again a 1,600. No change in the utilities, that is 985. Whereas supplies expense, now supplies expenses are increased because we had also adjustment of supplies, and supplies asset was reduced with the 1,240 because you consumed your supplies. So the amount would be 2,040. No change in the miscellaneous expenses, again 455. So up to that amount you have completed your work with your previous unadjusted trial balance. फिर अब आपके पास वो अकाउंट्स मौजूद हैं जिनकी आपने एडजस्टमेंट की है, या तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, क्योंकि इनका इफेक्ट आप ऑलरेडी ऊपर पूरा कर चुके हैं. सिर्फ इसमें एक अकाउंट है, वो आपका डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ऊपर नहीं था, तो जितना आपने डेबिट किया उतना ही आप उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं. आपके पास पहले इंश्योरेंस की अमाउंट है 100, एज इट इज़ लिख दिया. उसके बाद रेंट रेवेन्यू 120 एज इट इज़ लिख दिया. फिर आपके पास वेजेस पेएबल, इसका ऊपर आप इसकी ट्रीटमेंट कर चुके हैं एक्सपेंसेस की. अब आपकी ये लाइबिलिटी है, सो वी हैव टू पुट इट इन क्रेडिट साइड बिकॉज this is your liability, and an increase in liability would be credited. Whereas now depreciation expense 50, as I told you in previous that कि अगर आपके डेप्रिसिएशन का ऊपर अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर डेबिट भी लिख रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो इन दोनों अकाउंट्स को आप इसमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आप लिख रहे हैं. सो बोथ अकाउंट्स आर डेबिट. यहाँ पे आप इसका टोटल कर देंगे. तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये सारी अमाउंट्स हमने एज इट इज लिखी हैं. आपके पास 43,400 दे आर ऑन द बोथ साइड्स. आपकी दोनों साइड्स पर ये अमाउंट्स मौजूद हैं, 43,400, 43,400. इट मीन्स दैट यू हैव वर्कड करेक्टली. आपने सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स की थी वो सारी ठीक निकली, अनटिल अनलेस जो हमने एरर्स पड़ी थी वो उसमें ना आ जाए. एक चीज़ आपको यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन दे रही है कि आपने एटलीस्ट डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दिया. डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना होता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन एटलीस्ट अब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट काम ठीक किया. अनटिल अनलेस कि आप वो एरर ना करें कि जो दोनों साइड्स पर उनका इफेक्ट हो. मिसाल के तौर पे आपने रेंट एक्सपेंस था, अब रेंट रेवेन्यू 120 रुपीज़, अब उसको आप अगर 100 लिख दे देते डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो दोनों साइड्स इक्वल तो थी, लेकिन उसका डेफिनेटली आपने 20 रुपीज़ कम लिखे हैं, तो वो आपकी एरर हो सकती थी. लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट वी अज्यूम्ड that there is no error and debit and credit is equal. अब क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, कॉरपोरेशंस की बात करते हैं, तो आपके पास बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं, उनके नंबर्स,
उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसलिए स्पेशली सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, कि आप अगर कोई भी एंट्री करते हैं तो उसकी काउंटर एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके पास क्विक बुक है और पता नहीं कितने अकाउंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कंपनीज का काम कर रहे हैं। अभी हम सिंपल यहीं पर बात इसकी क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कि एक कंपनी है दूसरी कंपनी को अक्वायर किया हुआ है, मेजर जो मेन कंपनी है वो पेरेंट कंपनी कहलाती है, दूसरी आपकी सब्सिडरी। तो ये एक बड़ी लंबी डिटेल है, इसको हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अभी सिंपल हम एक अकाउंटिंग की कैलकुलेशंस का काम कर रहे हैं कि काम बेशक ये कंप्यूटर आपका करता है, but we should know, being an accountant, when we are going to analyze, we can see that how they have worked, how they have debit, how they have debit, इसमें क्रेडिट कितना किया, डेबिट कितना किया, और क्या वाकई उन्होंने उस तरीके से काम किया है जिस तरीके से होना चाहिए था। Being an accountant, we should know each and everything about our accounts, their treatments, their natures, and finally posting it into the ledgers. Ledgers are transferred into the trial balance. Then we make some adjustments, then we develop an adjusted trial balance. उसके बाद फिर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि आपने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर दी होती हैं। अब हमारे लिए अब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये अकाउंट्स ऑलरेडी अब मौजूद हैं। अब कैसे करेंगे? इफ़ यू कुड रिमेंबर इन आवर लास्ट लेक्चर्स वी टॉक्ड अबाउट दैट we have to put all the accounts in a proper detail and with the proper hierarchy. वो hierarchy आपको क्या बताती है कि आपने अपने अकाउंट्स को डिफरेंशिएट करना है कि पहले आपके पास करंट एसेट्स हो, फिर आपके पास प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट हो। अब ये आपके एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। बेशक आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है, यू आर नॉट पुटिंग इट डेबिट इन द एसेट साइड्स एंड क्रेडिट लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। आपके पास एक प्रॉपर वर्टिकल चीज मौजूद है, उस वर्टिकल में आप ये सारे का सारा लिख रहे होते हैं। वर्टिकल कॉलम आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर आप इस अपनी स्लाइड को देखें तो यू कैन इजीली एनालाइज दैट फर्स्ट यू हैव कैश अप टू प्रीपेड इंश्योरेंस, these are all your current assets, and we know the definition of current assets that they could be consumed or converted into cash within 1 year. अब एक आपकी ये करंट एसेट्स की साइड कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपके पास लैंड एंड ऑफिस इक्विपमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, P&E। अब आपके पास यहां पर एक हायरार्की मौजूद है कि फर्स्ट यू पुट करंट एसेट्स, देन यू केम अप ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके पास एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। देन अकाउंट्स पेएबल एंड अनअर्न्ड रेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटीज, एंड वी डिफरेंशिएटेड लाइबिलिटीज इनटू करंट लाइबिलिटीज and long-term liabilities, and we know the definition of current liability that they could be paid within 1 year or they could be paid through the current assets. अब आप करंट एसेट्स के थ्रू पे कर रहे हैं या 1 साल के अंदर अंदर आप उसको पे कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स योर करंट लाइबिलिटी, या इसको आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। आपके पास करंट लाइबिलिटी। Then the third component of our balance sheet is capital account or owners equity. अब owners equity से relevant आपके पास ये अकाउंट मौजूद है, कैपिटल स्टॉक या कैपिटल अकाउंट कह सकते हैं या owners equity कह सकते हैं। आपके पास ये owners equity का पार्ट हो गया। So up to that amount we have balance sheet items. Then डिविडेंड, इसको आप डिविडेंड बोल रहे हैं या इसको आप ड्राइंग्स कह लें। अब हम इसको अब उसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है, हम डिविडेंड यूज करेंगे। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि एनी अमाउंट दैट हैज बीन टेकन बाय द ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब ड्राइंग्स से जब आप प्रॉपर अकाउंट्स में आ रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा
ओनर को दिया जाता है प्रॉफिट में से तो वो आपका डिविडेंड कहलाता है। अब आपने एक प्रॉफिट अर्न किया था, याद करें आपके पास 7,205 ये आपका नेट प्रॉफिट था जो हमने लास्ट लेक्चर्स में निकाला था। उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट यू हैड रेवेन्यू, फीस एंड देन रेंट रेवेन्यू, आपके पास टोटल अमाउंट आ गई थी। उसमें से आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस किए थे, जितनी भी आपकी डिटेल्स थी एक्सपेंसेस की, तो आपके पास 7,205 की अमाउंट बची थी। उस अमाउंट एक्सपेंसेस को आपने माइनस किया और नेट अमाउंट आपके पास आ रही है 7,205। इसमें से आप 4,000 माइनस कर रहे होते हैं तो आपके पास बचता था 3,205। वो हमने कहा था कि द वर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स या अर्निंग रिटेन्ड, कि उसको रिटेन कर लिया गया है, उसको वापस रख लिया गया है बिजनेस के अंदर ही, और वो कैपिटल अकाउंट में आपके ऐड हो रहा है क्योंकि वो ओनर का तो है लेकिन ओनर उसको निकलवा नहीं रहा। जब ओनर उसको निकलवा नहीं रहा होता है तो इसका मतलब वो अर्निंग को रिटेन कर लिया गया है बिजनेस के अंदर। अब जो निकलवा लिया है उसको हमने फर्स्ट कहा था ड्राइंग्स, लेकिन जब आप प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हो तो उसको आप ड्राइंग्स नहीं बोलते, उसको आप बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू दैट हैज बीन टेकन बाय द ओनर या द पार्ट ऑफ रेवेन्यू दैट हैज बीन गिवन टू द ओनर बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन जब ओनर को ये पैसे निकाल के दे रही है कि हम आपके प्रॉफिट में से यानी 7,205 में से आपको 4,000 आपको दे रहे हैं, जो 4,000 दिए जा रहा है दैट इज योर डिविडेंड, उसको आप नफा बोलें जो आपने ओनर को दिया है। अब नेट प्रॉफिट और डिविडेंड में फर्क है और आपके फिर ड्राइंग्स में भी फर्क होगा। इन तीनों अकाउंट्स को आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि वन इज योर नेट प्रॉफिट, द अदर इज योर डिविडेंड, द थर्ड वन इज अर्निंग रिटेन्ड या रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट प्रॉफिट इज अ टोटल अमाउंट, आउट ऑफ दैट whatever the amount and which amount you are giving to the owner, that is your dividend, and which amount is not given to the owners, that becomes your retained earnings, and that retained earning becomes the part of your capital account. I think this is understandable for you. Now fees earned is a part of income statement, revenue, then up to that they are all your expenses starting from wages expenses to miscellaneous expenses. ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर आपके पास यहां पर भी ऑलरेडी अकाउंट्स मौजूद है। इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस विच इज फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। रेंट रेवेन्यू is a part of your expense income statement and that would be added in your revenue. Then wages payable a part of your liability, आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। depreciation expense part of your income statement, then accumulated depreciation a part of your assets. अब ये सारे के सारे वो अकाउंट्स हैं कि हमने इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया कि विच वन अकाउंट्स रिलेट्स टू द बैलेंस शीट एंड विच वन रिलेट्स टू द इनकम स्टेटमेंट। आपके पास ये दोनों अकाउंट्स मौजूद हैं। अब हमारे लिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान है क्योंकि अकाउंट्स की डिफरेंशिएशन तो हो चुकी है। नाउ थोड़ा सा आपको मैं अगेन बताता चलूं कि आपने जब बैलेंस शीट बनानी है तो आपके पास एक अलग से कॉलम आएगा। आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो एक और आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। आपके पास बाकी जो हमने ऑलरेडी अकाउंट्स बनाए थे वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको मैं डिटेल में मेंशन नहीं करूंगा। सिंपल यहां से स्टार्ट करूंगा मैं कि आपके पास first this is a serial number, then accounts detail, then unadjusted trial balance, then
adjustments, adjusted trial balance, and finally income statement and balance sheet. अब इसको हम यहां से सेपरेट कर लेते हैं. यहां पर आपके अकाउंट्स लिखे जाएंगे, यहां पे अनएडजस्टेड ये आपका ट्रायल बैलेंस होगा. अब इसके भी दो पार्ट करें आप. वन इज योर डेबिट, द अदर इज योर क्रेडिट. नाउ एडजस्टमेंट्स, again you have to make two parts. One is your debit, the other is your credit. Then you have now adjusted trial balance. Again two parts. One is your debit, the other is your credit. Now up to that we had already made our worksheet. We are adding two more columns, that is your income statement, द अदर इज योर बैलेंस शीट. अब डिपेंड ये करता है कि पहले आप बैलेंस शीट लिखना चाहते हैं या इनकम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं. इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट इसलिए लिखते हैं पहले कि आपकी नेट इनकम ने ट्रांसफर होकर जाना होता है आपके कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट. सो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट. आपके पास इनकम स्टेटमेंट, अगेन यू हैव टू पार्ट्स. First one is your debit, the other one is your credit. The last column is your balance sheet. Again, a debit side is a part of your assets. Credit side is a part of your liabilities plus owner's equity. तो अब आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है इनकम स्टेटमेंट, आपकी कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस शीट. अब इस पूरी की पूरी वर्कशीट को अब अगर आप गौर करें तो इसमें वो सारा काम किया है जो आपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से शुरू किया, विच केम अप फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ योर लेजर्स. देन यू मेड एडजस्टमेंट्स, देन यू केम अप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन फाइनली यू रीच अप टू इनकम स्टेटमेंट, एंड देन फाइनली बैलेंस शीट. ये पूरी की पूरी पिक्चर आपके सारे के सारे बिजनेस ऑपरेशंस को शो कर रही होती है. ये बेशक एक दिन का बनाए, यू कैन मेक अप फॉर 1 वीक, मे बी यू कैन मेक अप फॉर 1 मंथ, और इवन यू कैन गो अप फॉर द 1 ईयर. लेकिन नॉर्मली कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो आपका 1 साल का बनाती हैं. 1 साल की पूरी इसमें डिटेल होती है कि आपने काम किया हुआ है. लेकिन जब आप 1 साल का बड़ा बनाते हैं तो फिर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि इसमें आपके अक्रूवल्स भी चल रहे होते हैं, डेफरल्स भी चल रहे होते हैं, और कितने अकाउंट्स होते हैं. लेकिन आपके पास ये जब बनता है तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सारे के सारे बैलेंसेज आते हैं. जो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पर वो सारी की सारी रूटीन की होती हैं, और जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि इसमें आपने कितनी एडजस्टमेंट्स की हैं. तो वो इतनी बड़ी मेजरली नहीं होती कि जिनका इफेक्ट आप शो ना कर सकें. अब यहाँ पर कोई डिटेल तो स्पेशली आनी नहीं होती है, आपके पास सिंपल बैलेंसेस आते हैं तो वो बैलेंस लिख देते हैं आप उसके. सो अगेन दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर वर्कशीट, एंड यू हैव टू राइट द नेम, वट एवर द नेम ऑफ your corporation. Then you are making a worksheet, so that shows a title of work that you are doing finally for the period. For the period, अब इसमें आप बना सकते हैं कोई भी टाइम पीरियड है, 1 महीने का है, 1 साल का है. तो फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अप टू 31st December 2010. आपके पास यहाँ पर ये इसका टाइटल होगा, टाइटल में लिखा जाएगा. बाकी सारी की सारी आपकी वर्कशीट इस तरह की होगी. अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, adjustments, adjusted trial balance, then we reach up to income statement, we withdraw all these accounts which relates to the income statement, and then we also withdraw our accounts of balance sheet.
Now, as I discussed with you, now we are extracting, deducting, deleting the accounts of unadjusted and adjustment columns. आपने वो सारे के सारे कॉलम्स छोड़ दिए यहाँ पे जो होने चाहिए थे. सिंपल हम स्टार्ट करें कॉलम से, क्योंकि हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू है स्लाइड्स में. तो हम यहाँ पर वो जो आपकी कैरी फॉरवर्डेड फिगर्स हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट, देन वी विल कम अप ऑन इनकम स्टेटमेंट. आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है और ये आपके पास बैलेंस शीट है. तो इनकम स्टेटमेंट शोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस बैलेंसेस इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम्स आर एक्सटेंडेड टू द इनकम स्टेटमेंट कॉलम. जो उससे रेलेवेंट होंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकम स्टेटमेंट से, वो आप इनकम स्टेटमेंट में ले आएंगे. नाउ assets, liabilities and stockholders equity in the adjusted trial balance are extended to the balance sheet. As I already told you कि आपने जो उससे relevant होगा वो उसके अंदर ले आना है. Now, to make room on the slides for income statement and balance sheet columns, the trial balance and adjusted columns have been removed. As I already told you कि आपके पास वो जितने भी columns थे वो सारे के सारे आपने remove किए. Ultimately अब आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चलेगी. इसके अलावा और कोई अकाउंट्स नहीं होंगे. ये ऑलरेडी हमने अकाउंट देखा. आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है. नाउ दिस इज योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड दीज आर ऑल द वैल्यूज रिलेटेड टू द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड नो अदर अकाउंट इज यूज्ड. इसके अलावा और कोई अकाउंट्स हो ही नहीं सकते आपके, क्योंकि कैश आपके पास नेट बैलेंस मौजूद है. अब इसके लिए एक सेपरेट आप अकाउंट, आप स्टेटमेंट बनाते ज़रूर है, लेकिन आपका ये बैलेंस होता है फाइनली जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं 2065. दिस इज अ नेट बैलेंस. नाउ बिफोर दैट यू हैड आल्सो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. वन इनफ्लो केम फ्रॉम द operating activities, other came from the investing activities, the third came from the financing activities. वो आपकी वहां पर शो होता है, लेकिन नेट बैलेंस आपके पास यहाँ पे होगा. आउटफ्लोज भी इसी तरह आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो सकते हैं, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग के थ्रू आउटफ्लोज हो सकते हैं, बट द नेट बैलेंस वुड ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, और वो यही होगी अमाउंट. अब आपके पास ये इसको यू जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल दीज अकाउंट्स, कैश, रिसीवेबल्स, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट. अब दरमियान में हमने वो टोटल यहाँ पर ख़त्म कर दिया. आपके पास यहाँ पर टोटल चल रहा है दैट इज 43,400 इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शोज 43,400. नाउ डेबिट साइड इज दैट साइड विच शोज योर एसेट्स एंड योर एक्सपेंसेस. इसके अलावा आपको और कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आप डिविडेंड को निकाल दें तो, क्योंकि डिविडेंड आपका इनकम का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है. इसी तरह आपकी जो क्रेडिट साइड है दैट शोज योर लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी एंड योर रेवेन्यूज अदर देन योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा अकाउंट है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का. सिर्फ ये दो अकाउंट्स हैं. वन इज योर डिविडेंड, दैट इज योर कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ योर रेवेन्यू, एंड accumulated depreciation, that is a contra account of your property plant and equipment or fixed asset. इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो एक दूसरे के डेबिट या क्रेडिट में गया हो. अब आपके नॉर्मल बैलेंसेस क्या थे? एसेट्स के नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट है, वो आपने डेबिट लिखे. आपके पास एक्सपेंसेस के नॉर्मल बैलेंसेस क्या थे? डेबिट, वो आपने डेबिट पे लिखे हुए. ऑन द अदर हैंड इन द क्रेडिट साइड, normal balances of liabilities are credit, we are putting in the credit. Capital account normal balance is credit, we are putting in the credit. And finally the revenues are your normal balance credit and we are putting it in the credit. अब आपके पास ये सारे अकाउंट्स मौजूद हैं और ये अकाउंट्स भी आपको शो करते हैं कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो.
कहीं आपने फॉर एग्जाम्पल कैश कुड नेवर बी नॉर्मल बैलेंस इन क्रेडिट साइड, आपने अगर गलती से 6065 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ डेबिट, तो यहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैश हैव नेवर बीन अ बैलेंस ऑफ क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस कभी भी कैश का क्रेडिट नहीं हो सकता। ये बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, डेबिट या क्रेडिट की बात नहीं कर रहा। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल नॉर्मल बैलेंस जो आपकी सारे के सारे रिसीवेबल्स के बाद आपको मिलता है, कैश रिसीव होने के बाद मिलता है, तो दैट कुड नेवर बी अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट। जब आपने अगर उसको लिख दिया क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, तो समझे आपने उसको गलत लिखा है। अगेन आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई, आप लैंड हो गई, आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। इफ यू कुड फाइंड दीज देयर नॉर्मल बैलेंसेस इन द क्रेडिट साइड, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। वी आर मेकिंग अ ब्लंडर। हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर हमने उनके नॉर्मल बैलेंसेस कहीं पे लिख दिए हैं। तो आप पहले जब भी कोई एनालिसिस करने जाएं तो यू मस्ट सी दैट फर्स्ट नॉर्मल बैलेंस ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स, क्या आपके वो डेबिट में है या क्रेडिट में, कहां पे मौजूद है वो। अगर वो नॉर्मल बैलेंसेस ठीक लिखे हो तो देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। अगर वो नहीं लिखे हुए तो देन यू जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट लुकिंग द एरर के वेयर इज समथिंग रॉन्ग। अब ये तो आपके पास एसेट्स हैं, इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज। अकाउंट्स पेबल कुड नेवर बी अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेबिट, कभी भी नहीं होगा। आप ट्रायल बैलेंस में जब देखेंगे तो हमेशा वो क्रेडिट साइड पे लिखोगा। इन केस इफ इट इज रिटन 900 इन द डेबिट साइड, सो और यहां पर आपका नहीं लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, तो यू जस्ट स्टॉप वर्किंग। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाई द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल इज डेबिट। गलत क्यों है ये ट्रायल बैलेंस में, ये डेबिट क्यों लिखा हुआ है। डेबिट लिखा हुआ है तो समझे आपने मिस्टेक की है, ये गलती है आपकी, क्योंकि इन्हीं अकाउंट्स ने आगे बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में जाना है। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस में ही ये चीजें ठीक नहीं आ रही हैं, तो आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में भी गलत शो होंगे। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट देयर नॉर्मल बैलेंसेस। आपको यहां पे पता होना चाहिए, ये रूल ऑफ थंब है कि कभी भी एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट नहीं होगा। एक्सपेंसेस नॉर्मल बैलेंस कुड नेवर बी क्रेडिट। एसेट्स एंड योर एक्सपेंसेस हैव अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेबिट। आप उसको क्रेडिट में देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर तो समझो उन्होंने गलत काम किया हुआ है। सेम विद द लाइबिलिटीज, के लाइबिलिटीज नॉर्मल बैलेंसेस कुड नेवर बी डेबिट, नहीं हो सकते कभी भी। कहीं पे आप देखें तो समझें कि आपने इसको गलत किया हुआ है, तो आपने इसको ठीक करना है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस कुड नेवर बी अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेबिट, हमेशा क्रेडिट में होगा। आपके रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 16,840, इफ यू कुड सी इन द डेबिट साइड, आप समझ लें कि ये एक अकाउंटेंट ने काम नहीं किया, ये किसी लेमैन ने काम किया है, किसी और बंदे ने काम किया है कि इसको आप डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। हमेशा आपने पहले काम यही करना है कि यू हैव टू सी देयर नॉर्मल बैलेंस। सो द रेवेन्यूज नॉर्मल बैलेंस कैन नेवर बी डेबिट, हमेशा ये क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो आपने जब एडजस्टेड अनएडजस्टेड से एडजस्टमेंट से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे है, तो आपने पहले ये सारी चीजें देखनी है कि उनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या हैं, डेबिट हैं कि क्रेडिट है। फिर ये करने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है और कौन सा आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। नाउ एक्सटेंड द बैलेंस शीट फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम, आपने उसको अब कैसे ट्रांसफर करना है। नाउ लुक एट दीज कॉलम्स, आपके पास कैसे किया आपने। फर्स्ट वन, योर कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, आपने यहां पे मेंशन कर दिया इसको 2065, बिकॉज कैश अकाउंट इज नॉट रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट। सो जो जिसका अकाउंट है आप उसमें मेंशन कर रहे हैं। देन अकाउंट्स रिसीवेबल is a part of your balance sheet, part of your asset. First you have to see either it is related with assets or liabilities.
पहले आप वो आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद उसको लेके जाएं कि बैलेंस शीट में किस साइड पे आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट हमेशा नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो आपने उसको डेबिट लिख दिया। देन सप्लाईज, सप्लाईज इज योर एसेट, आपने एसेट फिर डेबिट साइड पे उसको लिखा। देन प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स, आपने उसको डेबिट साइड पे लिखा। देन लैंड इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स एंड विच एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाउ योर फिक्स्ड एसेट्स आर स्टार्टेड, तो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया 20,000 से। देन ऑफिस इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और अ फिक्स्ड एसेट, तो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो आपके यहाँ पे सारे के सारे अब एसेट्स अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। देन यू केम अप अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी कम्स इन द बैलेंस शीट, आपने यहाँ पे लिख दिया। देन अनअर्न्ड रेंट इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। देन कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, तो आपने उसको यहाँ पे भी लिख दिए। देन डिविडेंड, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आप इसको डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम क्योंकि सारे का सारा काम वर्कशीट पे कर रहे हैं, हम सेपरेट इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट नहीं बना रहे, और सेपरेट आप अपना स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी नहीं बना रहे, तो इसलिए आप फिर इसको बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। और ये आपका कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कैपिटल को रिड्यूस करता है बेसिकली, तो आप इसको यहां पे लिख रहे हैं। अब एक चीज ये ध्यान में रखें कि बेसिकली डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ इनकम, क्योंकि इट इज दैट इनकम विच इज टेकन बाय द ओनर्स और विच इज गिवन टू द ओनर्स। जब ये ओनर को दी जा रही है तो फिर आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, उसकी रीजन ये है कि आप यहां पर सेपरेट इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी नहीं बना रहे। अगर आप सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी बनाते तो फिर आप इसके लिए ये यूज कर सकते थे, वैसे आप यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल आप एक काउंटर अकाउंट यूज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट के, ये डेबिट में था तो इसको डेबिट लिख दें, बाकी हम इसकी फर्दर जब इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। देन फीस अर्न्ड इज अ पार्ट ऑफ यस इनकम स्टेटमेंट, तो आप इसको, और इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, अब कहां पे आता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, इट गोज इन द क्रेडिट साइड, तो आप इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। देन वेजेस एक्सपेंस, wages expense is a part of income statement and we are putting it in the income statement on which side normal balance of all the expenses are debit, so we are putting it in the debit side, आपने इसको डेबिट में लिख दिया। then rent expense, again expense a part of income statement, तो आप इसको income statement में लिख रहे हैं और डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। then utilities expense, utilities expense is a part of your income statement and a part of debit, आपने उसको डेबिट में लिख दिया। then supplies expense, expense part of income statement, आपने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। miscellaneous expense part of yes income statement और उसको आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ डेबिट साइड, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। नाउ द रेंट रेवेन्यू, अगेन दिस इज अ रेवेन्यू एंड अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, रेवेन्यू है तो डेफिनेटली इसने क्रेडिट होना है, आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। Now depreciation expense a part of your expense because this is an expense,
पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आपने एक्सपेंस लिख दिया। तो आपके पास ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स थे, दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस, वेयर एज वी हैव टू अकाउंट्स, फीस अर्नड एंड रेंट अर्नड, दीज आर योर रेवेन्यूज। तो आपने इनको रेवेन्यूज में कर दिया। नाउ द लास्ट item is your accumulated depreciation. Accumulated depreciation is a contra account of your property, plant and equipment which is office equipment. उसका कंपोनेंट है, तो इसने उसमें ही जाना है। अब आपके पास यहां पर ये अमाउंट लिखी गई है। अब एक अकाउंट आपके पास रह गया था वेजेस का, दैट वाज स्किप हो गया था। तो ये वेजेस पेएबल, पेएबल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। तो आपने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया। तो आपके पास ये सारे के सारे जो जिस अकाउंट से रेलेवेंट था आपने लिख दिया, और जो कॉन्ट्रा अकाउंट थे वो भी आपने मेंशन कर दिए ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। या तो आप क्या करते कि ये 4000 का डिविडेंड था, दिस अमाउंट डिविडेंड डेबिट है, तो आप यहां पे डेबिट में लिख देते, फिर तो आपके पास एक नेट इनकम बच जाती। लेकिन हमने नेट इनकम शो करनी है कि आपकी नेट इनकम है कौन सी, विच वन इज योर नेट इनकम। आपकी नेट इनकम कौन सी है, कितनी है, वो तो आपने शो करनी है। लेकिन अगर आप यहां पर उसको लिख देंगे तो आपकी एग्जैक्ट नेट इनकम शो नहीं होगी। एग्जैक्ट नेट इनकम आपने शो करनी है कि हमने अर्न कितना किया। अब उस नेट प्रॉफिट में से, नेट इनकम में से जितना ओनर्स ले जाता है या ओनर्स को जितना दे दिया जाता है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट before that we have to tell that we have earned net amount this value. आपने इतनी अर्न की है, आपने ये जरूर बताना है कि कितनी अर्न की है। अब उसमें से जितनी मर्जी लेके जाता जाए, और ओनर सारी ले जाए या उसमें से आधी ले जाए या उसमें से कुछ भी ना लेके जाए, वो एक बात की बात होती है। इसलिए हम इस 4000 को अपने बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। अगेन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, या तो आप उसको माइनस कर देते, अब माइनस तो हम कर नहीं रहे क्योंकि अकाउंट्स अब इसमें से डिलीट नहीं होगा, अकाउंट्स आप इसमें से माइनस नहीं करेंगे। तो सिंपल आप एज इट इज लिख रहे हैं। तो आपने फिर सारी डिटेल देनी होती है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ अकाउंट, दीज आर ऑल द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं आपके, इतनी डिटेल सी। अब हमारे पास इनके नेट बैलेंसेस ये अवेलेबल हैं। जब आपके पास नेट बैलेंसेस ये अवेलेबल हैं तो फिर आप इनका टोटल करेंगे कि दीज आर योर डेबिट साइड, दीज आर क्रेडिट साइड। अब यहां पर आपके टोटल बैलेंसेस दे कुड नेवर बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। उसकी रीजन क्या है कि आपने जितनी अमाउंट डेबिट की थी उतनी तो आप क्रेडिट कर ही नहीं रहे। अब बैलेंस शीट के जो आइटम्स थे वो बैलेंस शीट में निकाल रहे हैं, जो आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स थे वो आप इनकम स्टेटमेंट में निकाल रहे हैं। आपके पास यहां पर अमाउंट डिफरेंट आएगी, यहां पर डिफरेंट आएगी। आपके पास इनकम स्टेटमेंट की जो डेबिट साइड है वो तो आपके एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट साइड आपके रेवेन्यूज हैं। अब रेवेन्यूज कुड नेवर बी, हाँ उस सूरत में हो सकते हैं जब आपके एक्सपेंसेस भी उतने हुए जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, बट दीज आर अ वेरी ओकेजन के आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएं। दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट कि आप अपने एक्सपेंसेस को एटलीस्ट मीट कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज के थ्रू। लेकिन ये कभी भी आपके इक्वल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि या तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या आप लूज कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो आपने प्रॉफिट अर्न किया। अब हम पीछे एग्जांपल जो लेके आए हैं उसमें आपने प्रॉफिट अर्न किया था, नेट प्रॉफिट आपका बनता था 7205, ये आपका नेट बैलेंस बनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्सपेंसेस में 7205 की कमी है। दैट अमाउंट इज लेस एज कंपेयर टू योर रेवेन्यूज। तो तभी आप नेट इनकम पे पहुंचे थे 7205 पे। सेम दिस अमाउंट गोज इन द कैपिटल अकाउंट। जब तक ये आपकी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी तो फिर आप उस वक्त तक आपका ये बैलेंस शीट भी इक्वल नहीं होगी। तो आप ये बात जहन में रखें कि योर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल, योर डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल विद द क्रेडिट, योर your adjustments must be equal. Equal means कि your debit side must be equal with the credit or credit side must be with the debit side. Number 3, your adjusted trial balance must always be equal. Your debit side
मस्ट बी इक्वल विद द क्रेडिट साइड। हमेशा होगी वो, हमेशा जब तक नहीं होगी आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। लेकिन दिस रूल डजंट अप्लाई विद द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। द रीजन इज दैट योर एक्सपेंसेस आर लेस देन योर रेवेन्यूज। इस केस की बात कर रहा हूं मैं। योर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज लेस देन देयर रेवेन्यूज, दैट इज वाई योर डेबिट साइड विल नॉट बी इक्वल विद द क्रेडिट साइड। अब जो डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट का, वो आपकी नेट इनकम होगी। अगर आपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, रेवेन्यूज कम किए हैं, तो फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से आप लॉस में चले जाएंगे। लेकिन हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जिसमें आपको रेवेन्यू हो रहा है, वो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उस रेवेन्यू जनरेट करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑलरेडी पता है कि 7,205 का हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ था। तो ये आपका अब बैलेंस होगा। दिस विल शो योर बैलेंस रादर देन द इक्वलिटी ऑफ बोथ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये जो बैलेंस है, दैट बैलेंस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट। तब जाके आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल होगी, बट बिफोर दैट इट विल नॉट बी इक्वल। अब वो इक्वल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में नेट इनकम की अमाउंट ऐड नहीं की गई। सो इसलिए यू डू नॉट नीड टू वरी कि जी हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इक्वल्स नहीं आ रही हैं। इनकम स्टेटमेंट से पहले पहले आपकी हर चीज़ इक्वल होगी। जब आप इनकम स्टेटमेंट पे आएंगे तो आपने रेवेन्यू निकालना है कि नेट रेवेन्यू आपका कितना हुआ, और आपने बैलेंस शीट में उस रेवेन्यू को आगे लेके जाना है। जब वो रेवेन्यू ऐड होगा तो फिर आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल आएगी। सो आप टिल यू आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंडिंग टिल बैलेंस शीट कि हमने बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आगे हमने ट्रांसफ़र किए हैं, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम्स ट्रांसफ़र किए हैं, और उनके हम टोटल कर रहे हैं। तो आई होप अप टिल नाउ दिस इज़ ईजी फॉर यू। काम हम इसीलिए थोड़ा सा हम स्लो पेस के साथ रेपिटिशन भी बार बार करते जा रहे हैं। हम बार बार अकाउंट्स को यूज़ भी कर रहे हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमने काम ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि हमने वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले देखा ये था कि आपके पास जितने भी हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई थी, वो सेपरेट कॉलम्स में बनाई थी और वही वैल्यूज़ थी। अब वर्कशीट में हम आए हैं तो वही वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं कि इन केस कोई भी अकाउंट हमने गलत जगह पे लिखा है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ रॉन्ग आइटम ऑफ रॉन्ग कॉलम एंड इवन रॉन्ग डेबिट आर क्रेडिट, ये हमें पता चल सकता है। तो इसलिए हमने इसी जो एग्जांपल है उसको कंटिन्यू किया अपनी वर्कशीट में। नाउ these are all accounts that has already been done and this is a neat slide so that we can easily identify that this is your asset sides, this is your liability sides, this is your owner's equity side, and then we came up on the income statement area, income statement items, revenues and expenses, and we made the totals. Now these four columns are summed. आपके ये चारों कॉलम्स आपने इनको जमा किया, आपने इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस कॉलम को जमा किया, रेवेन्यू कॉलम को जमा किया, देन एसेट साइड्स को जमा किया, लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी साइड्स को जमा की। ये चारों कॉलम्स आपके जमा हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है वो क्या है? नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज योर एक्सपेंस साइड एंड दिस इज योर रेवेन्यू साइड। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि योर डेबिट साइड विल नॉट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। द रीजन इज दैट यू आर नाउ अर्निंग अ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आपके पास डेबिट में 9,755 के एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड में आपके पास 16,960 के रेवेन्यूज हैं। द डिफरेंस इज योर 7,205। ये क्या है? दैट इज योर नेट प्रॉफिट। अब यहां पर आप उस चीज को निकालने के जी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और ये बैलेंसेस आपके इक्वल होंगे, ये इक्वल कभी भी नहीं होंगे क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कम है और आपके रेवेन्यूज हाई है। तो आपके पास अब जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट दैट इज
योर 7,205, ये आपने अब नेट प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन यहां पर आप कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे कि हमारा नेट प्रॉफिट है। दूसरी साइड पे आप बैलेंस शीट में आ जाएं, तो बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड इज 33,645, वेयर एज योर लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी साइड इज 26,445। द डिफरेंस इज अगेन एग्जिस्ट। आपके पास डेबिट साइड हाई है और आपकी क्रेडिट साइड लो है। डेबिट साइड में आपके पास 33,645 की अमाउंट है और आपके पास क्रेडिट साइड में 26,440 की अमाउंट है। अब इसका डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस इज ऑलवेज योर 7,205। ये क्यों होगा? वो जो नेट प्रॉफिट आपका इनकम स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करेंगे कि क्या इन दोनों के डिफरेंस, यानी आपकी बैलेंस शीट का डिफरेंस आपकी इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अब आपको बताएगा कि आपने काम ठीक किया है कि नहीं किया। टोटल्स आपको कभी भी नहीं बताएंगे, टोटल्स हमेशा आपको मिसलीड करेंगे। आपको कहेंगे कि जी आपके टोटल्स दोनों गलत आ रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इनकम स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी ये इक्वल नहीं आएंगी। हाँ, इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का, बैलेंस शीट के डिफरेंस यानी आपकी डेबिट और क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए, और वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ बोथ अकाउंट इज योर 7,205 विच इज योर नेट प्रॉफिट, जो आपका शिफ्ट होगा इनकम स्टेटमेंट के कॉलम से यहां पे 7,205। लेकिन हम आपको यहां पे मेंशन नहीं कर रहे, यहां पे लिख नहीं रहे, सिर्फ यहां पर समझाया जा रहा है आपको कि आपने काम किया क्या है। आपका काम बेसिकली क्या है कि आपने यहां पर जब काम कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिफरेंसेस आ गए, तो डिफरेंसेस सेम आए हैं, इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस। अब देखें, एक और चीज इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि आपकी इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड हाई है या लो है। यस, क्रेडिट साइड इज हायर। आपकी क्रेडिट साइड 16,960 है और आपकी डेबिट साइड 9,755 है। आपकी क्रेडिट साइड हाई है। बैलेंस शीट पर चले जाएं तो आपकी क्रेडिट साइड लो है। तो क्या हमें पता चल रहा है यहां से कि आपकी ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट का, वो क्रेडिट में जाके बैलेंस शीट में ऐड होना है। यानी इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड जो हाई है वो आपके बैलेंस शीट क्रेडिट साइड लो होने में ऐड होगा। आई थिंक दिस इज नाउ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि अब इस डिफरेंस को अगर हम शिफ्ट कर दें अपने बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे, और वो आपका जो डिफरेंस है वो 7,205 का है, तो फिर सारे के सारे आपके बैलेंस इक्वल हो जाते हैं। आपके इनकम स्टेटमेंट का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा क्योंकि आपने वो 7,205 वहां से निकाल लिया। फिर आप उसको बैलेंस शीट में ले जाएं, वो जो डिफरेंस है बैलेंस शीट के किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लो था। इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड हाई थी, उस हाई को आप बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया है, हाई कर दिया उसको, तो अब आपके सारे बैलेंसेस इक्वल हैं। तो दोनों का टोटल बैलेंस आपका 33,645 33,645, ये दोनों का टोटल सेम होना चाहिए और ये आपका दोनों का टोटल सेम होगा जब आपने नेट इनकम जो निकाली है उसको आप शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे। आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। अब आपने इसको बेसिकली ट्रीट करना है सेम अकाउंट, क्योंकि आप एक अकाउंट दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या हमने काम ठीक किया कि नहीं किया। अब क्या दोनों के डेबिट और डेबिट, दोनों के क्रेडिट और क्रेडिट इक्वल हैं कि नहीं है आफ्टर शिफ्टिंग द डिफरेंस। अब आपने इसका जो डिफरेंस था वो शिफ्ट कर दिया क्रेडिट साइड पे, तो आपकी अमाउंट इक्वल हो गई है, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट कॉलम टोटल इज द नेट इनकम और नेट लॉस। अब उसने ब्रेसेस में इसलिए लिखा है
कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ कुड बी योर नेट प्रॉफिट और योर नेट लॉस। इन केस आपकी इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड हाई होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, तो इट मींस यू हैव वेंट इनटू द लॉस। तो फिर आपके पास होगा क्या? बेसिकली आपके पास यहां पे एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि इनकम स्टेटमेंट में आपके पास डेबिट और क्रेडिट, फिर आपके पास बैलेंस शीट में आपके पास डेबिट और क्रेडिट। नेट इनकम निकालने का तो हमने देख लिया हुआ। इन केस आपकी क्रेडिट साइड हाई होती है और डेबिट साइड इनकम स्टेटमेंट की हाई होती है और क्रेडिट साइड आपकी लो होती है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये 100 अमाउंट है और ये आपकी 50 अमाउंट है। सिंपल, आई एम जस्ट टेकिंग ए सिंपल फिगर्स, सिंपल वैल्यूज। योर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज 100, डेबिट साइड इज 100 and credit side is your 50, so you are sustaining a loss of 50 rupees। आपकी डेबिट साइड हाई है, एक्सपेंसेस आपके हाई थे, तो आपके पास यहां पर आप लॉस सस्टेन कर रहे हैं। तो ये लॉस अल्टीमेटली क्या होगा? बैलेंस शीट की डेबिट साइड आपकी लो होगी जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और आपकी जो क्रेडिट साइड है वो आपकी हाई होगी। अब ये दूसरे अकाउंट्स का टोटल डिफरेंट हो गया जो हमने पहले देखा था। अब आप नेट लॉस में, तो फिर ये जो आपने नेट इनकम को क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट में लिखा था, अब क्या करेंगे? इन केस ऑफ लॉस वो पिछले का उलट हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर आप लो साइड पर ये जो डिफरेंस आएगा लॉस का 50 का वो आप लिखेंगे, फिर आपके ये अकाउंट्स इक्वल होंगे। तो वो कैसे होगा? आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 की अमाउंट थी, 150 की अमाउंट थी और यहाँ पर आपकी 100 थी। अब ये 150 शो हो रहा था और ये सिर्फ 100 शो हो रहा था डेबिट साइड। तो अब आपने 50 का ये जो लॉस था जो यहाँ पे ऐड किया, तो अब दोनों अकाउंट्स आपके 150 और 150 शो हो रहे हैं। टोटल अपोजिट टू आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो भी किया काम वो यहाँ पे सारे का सारा आप कर रहे हैं, उसका बिल्कुल उलट हो रहा है वो। So you can make a comparison that in case of revenue आपके पास क्रेडिट साइड इनकम स्टेटमेंट की है तो वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड जो लो है उसमें ऐड होगी। इन केस ऑफ लॉस आपके पास इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड हाई होगी क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हाई होंगे तो वो आपके रेवेन्यू को लॉस में शो कर देंगे। नेट आपके पास लॉस होगा, तो फिर आपके पास क्योंकि डेबिट साइड इनकम स्टेटमेंट की हाई है तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड लो होगी। एक साइड हाई है इनकम स्टेटमेंट की, दूसरी आपकी वही साइड लो होगी, तो फिर आपने उसको वहां पे ट्रांसफर करना है। अब आपके पास बैलेंसेस इक्वल हो जाएंगे बैलेंस शीट के। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट कॉलम टोटल इज आल्सो द इनकम और अ नेट लॉस फॉर द पीरियड एज आई टोल्ड यू, कि आपके पास वो या तो नेट लॉस होगा डिफरेंस या आपके पास वो नेट प्रॉफिट हो सकता है। लॉस है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हमने देख ली है, और अगर आपका वो प्रॉफिट है तो उसकी भी हमने ट्रीटमेंट देख ली है कि आपके पास लॉस होगा तो आपने कैसे ट्रीट करना है, और आपके पास रेवेन्यू होगा तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। आपने किया क्या है, इसको थोड़ा सा वापस मैं ओवरव्यू कर दूं कि आपके पास जो डिफरेंस आ रहा था दैट वाज 7,205 इन द इनकम स्टेटमेंट ऑन द डेबिट साइड। दीज आर योर debit sides, these are your credit sides. This is your debit side and this is also your credit side. अब आपके पास जो डिफरेंस है नेट इनकम ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे। यहां पर देखें डेबिट साइड हाई है, सॉरी ये आपकी क्रेडिट साइड हाई है। बैलेंस कहां पे शो होगा? फिर ये आपका ये बैलेंस आ रहा है, यही बैलेंस आपका फिर बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा। जब आप कोई भी अकाउंट जिसका हाई होगा तो बैलेंस उसका बोला जाता है। अब यहां पर आपके पास ये अमाउंट हाई है तो बैलेंस आपका वो क्रेडिट बोला जाता है। लिखते आप उसको डेबिट साइड पे हैं क्योंकि आपने जो टोटल है उसको इक्वल लिखना होता है, दोनों साइड का टोटल इक्वल, डिफरेंस आप बैलेंस करके लिख देते हैं जिसमें कम होता है, लेकिन वो कहलाता दूसरे अकाउंट का बैलेंस है। अब क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड हाई है तो फिर आपका ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और इसको लिखेंगे भी जाके क्रेडिट साइड में ही बैलेंस शीट के।
आपकी ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है जो आपकी बैलेंस शीट में आपकी क्रेडिट साइड पे लिखा गया। यहाँ पर क्योंकि ये अमाउंट हाई थी तो आपने फिर यहाँ पे लो थी, आपने इसमें लिख दिए जाके। अब आपके पास ये अमाउंट हमने कैलकुलेट कैसे की, ये हम ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बना भी चुके हैं। इसकी जनरल एक ओवरव्यू आपको दे दूं मैं। आपके पास फीस अर्नड दैट वाज 16,840 एंड यू एडेड योर रेंट रेवेन्यू। आप काम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम एक उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और ये आपकी वर्कशीट का पार्ट है और इसको आप यहां पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। अब टोटल आपके पास ये कॉलम बन गया अलग से। इसको आप बेसिक डिफरेंशिएट करना चाहें, डिफरेंशिएट कर लें। यहां पर फीस अर्नड एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बोथ रेवेन्यूज, आपके फीस अर्नड, रेंट रेवेन्यू, इसके अलावा आप कोई कमीशन का काम करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड होके टोटल रेवेन्यू लिखा जाएगा। टोटल रेवेन्यू 16,960 and expenses you added up all your expenses। आपके पास wages, supplies, rent, utilities, insurance, depreciation, miscellaneous, all you have added all of your expenses and the total of these expenses is 9,755। the difference between both would be your net profit that is 7,205। ये हम अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब यही थोड़ा सा इसको इसलिए दोबारा से बताया गया है ताकि आप वर्कशीट में चेक कर सकें कि ये आपकी डेफिशिएंसी आ रही थी। दो एवरी अमाउंट ऑन दिस इनकम स्टेटमेंट वाज टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट कॉलम ऑफ द वर्कशीट, सो दैट वाज इजी टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट शो हो रहे हैं और आपने ये सारे के सारे कॉलम्स वर्कशीट से उठाए थे। देन net income for November and December was 2,705 less dividend। डिविडेंड आपकी अमाउंट यहां पर लिखी थी 4,000 की, इधर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट और द वर्कशीट, कहीं से भी आप ले लें, वर्कशीट्स का डिफरेंस उठा लें या आप इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस उठा लें। आपके पास ये 4,000 की अमाउंट थी, जो डिफरेंस आया था जो हमने बाद में कैलकुलेट भी किया था और जिसको हमने वर्ड का दिया था नाम रिटेन्ड अर्निंग्स का 3,205, ये आपकी अमाउंट बच गई है। आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट लिखी होगी वो आपकी अमाउंट 3,205 ये अमाउंट है आपकी। दिस इज योर अर्निंग रिटेन्ड दैट वुड बी एडेड इन केस यू आर सेपरेट मेकिंग योर अकाउंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और अ बैलेंस शीट। आपके पास 3,205 की अमाउंट होगी और ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगी। So this is your worksheet, this is your balance sheet taken from the worksheet, all of your items. So you can make a line here, you can make a line here, and this is your another column, your title of accounts, assets. This balance sheet has already been paid, but I am just taking all these accounts फ्रॉम द वर्कशीट परस्पेक्टिव। आपने वर्कशीट से ये सारे सारे आइटम्स उठाए। इससे पहले आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो सारी की सारी आपने जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था उससे बनाई थी। अब आपने वर्कशीट बनाई है, वर्कशीट में आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स भी बनाए। अब उन कॉलम्स से आप इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं। आपके पास एसेट्स का टाइटल, फिर उसमें आपने फिर करंट एसेट्स लिए, आपके पास कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने ये अमाउंट लिखी और आपके पास ये टोटल करंट एसेट्स का टोटल आ गया हुआ है। देन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अनदर टाइटल आफ्टर करंट एसेट्स यू हैव लैंड 20,000 एंड यू हैव एन ऑफिस इक्विपमेंट 1,800 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे, आपके पास ये जो अमाउंट आ रही है ये आपकी बुक वैल्यू कहलाएगी। अब आप देख सकते हैं कि नाउ इन द बैलेंस शीट यू आर मेकिंग अ डिटेल ट्रीटमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम्स विच इज योर ऑफिस इक्विपमेंट। उस ऑफिस इक्विपमेंट में आपने ये अमाउंट लिखी है कि 1,750 का अमाउंट। अब करंट एसेट्स
plus property, plant and equipment asset. Now the total amount is your 29,595. ये आपके पास अमाउंट आ रही है। अब एक साइड आपकी बैलेंस शीट की कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड्स आपने फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, आप वो ऑलरेडी हम अकाउंट्स आप कर चुके थे, अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, अनअर्न्ड रेंट, ये सारे के सारे आपने काम किए थे। आपके पास वो वैल्यूज मैं दोबारा से लिख देता हूं, लेकिन इस बैलेंस शीट को बनाने का मकसद बेसिकली आपको ये रिटेन्ड अर्निंग शो करना था कि रिटेन्ड अर्निंग आपने कैसे लिखी थी। आपके पास अकाउंट्स पेबल 900 का था, वेजेस पेबल 250 की थी और 240 की आपके पास अनअर्न्ड रेंट था। इन सब का आपने टोटल किया था। इसके अलावा आपके पास ऑनर्स इक्विटी 25,000 की थी और आपके पास जो मेजर, जिसकी मैं बार बार डिटेल बताता रहा हूं, आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया था 7,205 का। इसमें से 4,000 आपने डिविडेंड माइनस किया तो आपके पास 3,205 की अमाउंट बच गई। उसको आप यहां पर लिख रहे हैं और वो अमाउंट आपकी ये है 3,205। ये बेसिक डिफरेंस था यहाँ पे, जो आपको बताने का मकसद था कि आपने कैसे यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उसके लिए आपने सेपरेट अकाउंट बनाया ओनर्स इक्विटी का, उसमें आपने ये अमाउंट मेंशन की। आपके पास अब यहाँ पे 25,000 प्लस अर्निंग रिटेन्ड या रिटेन्ड अर्निंग, तो टोटल अमाउंट आपकी ये होगी। इसका टोटल और इसका टोटल किया आपने तो आपके पास 29,595 विच इज इक्वल टू दिस अमाउंट। योर एसेट्स नाउ ट्रीटमेंट इज योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये दोनों के बराबर होना चाहिए। आपने ये दोनों बराबर कर दिए। इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि ये बैलेंस शीट हम ऑलरेडी भी बना चुके हैं। अब वहीं से आपने, अब पहले आपके आइटम्स थे ऑनर्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, अब आपने ये आइटम सारे के सारे लिए हैं वर्कशीट से। वर्कशीट के थ्रू आपने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है और बैलेंस शीट बनाई है। नाउ we have completed our lecture number 11. I just want to give you a brief overview of our lecture that we have studied. Mainly we talked about a structure of worksheet. Then we have already taken unadjusted trial balance. इसको हमने इसलिए लिया था ताकि हम उसको फर्दर उसका लिंक कर सकें, बजाय इसके कि हमारा डिस्टॉर्ट हो कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिया इसलिए था ताकि थोड़ा सा एक सीक्वेंस उसका शो कर सके, एक लिंक क्रिएट कर सके, रादर देन कि हम एक नए टॉपिक से, नए आइडिया से शुरू करते, क्योंकि ये सारे का सारा एक सेम आपके पास चैप्टर है तो उसकी रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी होती है। देन वी केम ऑन द थर्ड एडजस्टेड एंट्रीज एंड देयर इफेक्ट ऑन एडजस्टेड कॉलम्स या एडजस्टमेंट कॉलम्स। देन फाइनली वी मेड एडजस्टमेंट्स ऑफ एंट्रीज ऑन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये आप ऑलरेडी काम कर चुके थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। हमने जो मेन काम किया यहाँ पे वो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट कॉलम, आपने सारे के सारे कॉलम्स उठाए हैं इनकम स्टेटमेंट के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से और वो आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और सेम आपने यही चीज़ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यही जो जिसके कॉलम्स थे वहाँ पे आपने किए। और फाइनली आपने फिर इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाया, उनका इफेक्ट चेक किया है कि डिफरेंस होगा तो फिर आपने उसको कैसे बैलेंस शीट में लेके जाना है। और बैलेंस शीट में आपने देखा कि जो डिफरेंस था वो इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंस को डालने से एडजस्ट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड अवर लेक्चर नंबर 11 एंड आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। Again, I suggest for you that you just go through this lecture time and again and again, so that if there is any ambiguity, you can easily understand it. और फिर वही बात कि अकाउंटिंग को आप सिंपल पढ़ लेने से नहीं करते, until unless you make it its practice. Practice is very important for the accounting course. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही ज़्यादा आपको अकाउंटिंग की समझ आएगी और जितनी समझ आती जाएगी इतनी ही आपके लिए अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग होती जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच टुडे, अप टिल नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह इन लेक्चर नंबर 12। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।